गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मॉर्निंग। सो प्रोबेबिलिटी की फाइनली एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट करी थी, जो थर्ड एंड द फाइनल एक्सरसाइज है, जिसमें एक्चुअली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज नंबर 16.3 है मेरे पास, आपकी शायद 14.3 थर्ड एक्सरसाइज। इसके अपने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस कर डालें। क्या? ठीक है, सिक्स क्वेश्चन तक हो चुका है, सेवन्थ क्वेश्चन अब अपने को निकालना है। ठीक है, अभी तक भी पूरी तरीके से एक्सियोमेटिक अप्रोच का इतना ज्यादा रोल अभी तक नहीं है। एक्सियोमेटिक अप्रोच मतलब आप हर एक आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ना शुरू करें, वो चीज की अभी इतना ज्यादा रोल नहीं है। चाहे तो हम अभी भी जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं या आज करेंगे वो कर सकते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच से, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि सैंपल स्पेस पर्याप्त है, इतना है कि हम नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से चल सकते हैं। ठीक है, और एक्जियोमेटिक अप्रोच के आखिरी में कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो तो होंगे ही उसी से, उसके बिना वो नहीं हो पाएंगे। एक्जियोमेटिक अप्रोच का सिंपल सा मीनिंग ये है, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो, ऐसा हो जाए तो ऐसा करो, ऐसा हो जाए तो वैसा करो, वैसा हो जाए तो ये जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है ट्री ट्री चार्ट में, तब एक्जियोमेटिक अप्रोच का रोल है। अभी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को हम 4 बार ही टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं उसमें? 8। हम्म, तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? टेम्पल स्पेस कितने आउटकम्स का बनेगा? 16 बार। कैसे पता चला? एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो 2 आउटकम, और 4 बार करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4। अब गेम सुनो ध्यान से। एक पर्सन 1 रुपया जीत जाता है अगर हेड आता है तो, और 1.5 रुपया हार जाता है अगर टेल आता है। मतलब सिक्का उछाला मैंने, हेड आया तो 1 रुपया मेरा, अगर नहीं आया टेल आया तो 1.5 रुपया मुझे देना पड़ेगा। ओके, ये गेम है, और ऐसा हम इनको 4 बार ही उछालेंगे। कितनी बार उछालेंगे? 4 बार। तो फ्रॉम द सैंपल स्पेस, पहले सैंपल स्पेस बनाओ। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉस। 4 टॉस खत्म होने के बाद आपके हाथ में कितना कितना रुपया हो सकता है, कितना कितना रुपया हो सकता है, क्या क्या चांसेस है भी, आप इतना जीत सकते हो, इतना हार सकते हो, इससे क्या क्या चांसेस है होने के। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बताओ फिर हर एक अमाउंट की। जैसे आपने कहा कि मेरे हाथ में 2 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है, ये सब अब बताओ, 2 रुपया आने की संभावना, 5 रुपया आने की संभावना। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि 4 बार ही उछालना है तो सैंपल स्पेस बना देता हूं मैं, 16 का जो आपने कहा कि बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, is given of tossing a coin fair 4 times. Of tossing a coin 4 times. This is the random experiment which is given. Tossing a fair coin. Fair coin मतलब equally likely outcomes. So again axiomatic approach के as such कोई need नहीं है. Tossing a fair coin how many times? 4 times. Okay. ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो हम क्या करेंगे? सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ आउटकम्स में, जब भी सैंपल स्पेस ड्रॉ करने जाओ तो पहले नंबर ऑफ आउटकम सोच लो कितने होते हैं। तो एक बार टॉस करने में 2 आउटकम्स आउट, और 4 बार करेंगे तो 2 की पावर 4, दैट मीन 16 आउटकम्स का सैंपल स्पेस बनेगा। बनेगा? चलो लेट्स ड्रॉ द सैंपल स्पेस। बना सकते हो? जब भी सैंपल स्पेस ड्रॉ करो तो उसको पहले कैटेगराइज कर लो। क्या कर लो? पहले रफली कर लो कैटेगराइज। तो मुझे बताओ, अगर मैं कॉइन को 4 बार ही टॉस करूंगा तो क्या क्या कैटेगरीज बन सकती है? 4 हेड्स, सोचो, 4 हेड्स, 0 टेल, 4 हेड्स एंड 0 टेल। फिर एक एक कम करो, एक एक बढ़ाते जाओ। 3 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड्स एंड 2 टेल, और फिर आ जाओ 1 हेड एंड 0 टेल। ओ, नहीं, वन, क्या कर रहा हूँ मैं? 3 टेल, 3 टेल बढ़ाना है ना। 1 हेड एंड 3 टेल, एंड देन 0 हेड एंड 4 टेल। ये इसके अलावा कुछ हो सकता है कि 4 बारी टॉस करने में, तो जो भी सैंपल स्पेस बनेगा उसमें इस कैटेगरी के कुछ आउटकम्स होंगे, इस कैटेगरी के कुछ होंगे, इस कैटेगरी के कुछ होंगे, इस कैटेगरी के कुछ होंगे, और इस कैटेगरी के कुछ होंगे। ये करना है। बनाना शुरू करें, बोलो। सैंपल स्पेस इक्वल टू, सबसे पहली कैटेगरी क्या है? 4 हेड एंड 0 टेल का कितने केस होंगे? 4 हेड एंड 0 टेल का एक ही केस होगा। एच, 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 एच। बताओ और कुछ हो सकता है क्या?
तीन हेड और एक टेल के कितने केस होंगे? 3 हेड और एक टेल के, 1 2 3 4। 4 केस होंगे। 3 हेड और एक टेल के कॉम्बिनेशन के कितने केस होंगे? 4 केस हो जाएंगे। पहला केस बना रहा हूं मैं, HHHT। दूसरा केस, टी को इधर खिसकाओ, HHTH, टी को खिसकाते जाओ, HTHH, टी को बिल्कुल कोने में कर दो, HH। तो ये 3 केस हो गए। इसके, इस कैटेगरी के 4 केस हो गए, और पहली कैटेगरी का एक ही केस। अब थर्ड कैटेगरी, 2 हेड एंड 2 टेल के कितने केस होंगे? सोच के बताओ। 2 हेड 2 टेल। हम्म 4 ही होंगे। आपके हिसाब से कितने होंगे? 3 ही होंगे। चलो बताओ, पहला केस कौन सा लिखूं 2 हेड 2 टेल का? एच, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई केस रिपीट ना हो जाए वो चेक कर लेना। स्कूल नहीं गए? क्यों? अच्छा, हमारी क्लास की वजह से तो सेक्रीफाइस नहीं किया ना? हाँ, कल को मुझ पे इल्जाम नहीं लगने चाहिए कि आपकी क्लास की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते। कल का कल देखेंगे, अभी इधर आ जाओ। HSTT HTHT THHT। हाँ, 3 केस हो गए। अगला आपने 3 ही बताए थे, तो साक्षी के हिसाब से तो हो गए सर, यही केस हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, कैटेगरी बढ़ेगी तो केसेस बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते। ऐसे होता है, आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, पहले नंबर बढ़ता है, सेंटर पे आके फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है ना? तो 4 के बाद ये 3 हो गया, मतलब आपके हिसाब से डिक्रीज होना शुरू हो गया। जबकि डिक्रीज होना कहाँ शुरू होगा? सेंटर कौन सा है ये? तो मैक्सिमम होंगे इधर तो, इधर तो मैक्सिमम होंगे। यहां से बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, यहाँ मैक्सिमम होंगे, फिर कम होना शुरू होंगे। इसके और इसके सेम नंबर ऑफ केसेस होंगे, इसके और इसके सेम नंबर ऑफ केसेस होंगे, और बीच वाले के सेंटर के हमेशा सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है? तो कुछ ना कुछ केस मिस कर रहे हो आप। आपने 4 बताए थे, तो 3 तो साक्षी ने बता दिए, कुछ और बताओ। डबल T डबल H कहाँ काउंट हुआ? तो अब आपके हिसाब से हो गए सारे? सर एक और है, बताओ। THHT। THHT आ गया, दो बार। HTTH HTTH हो गए आपके हिसाब से सारे? और THTH। THTH हो गए क्या? पक्का? तो ये हमेशा कंफ्यूजन है, होए कि नहीं होए। एक तो नहीं बच गया, एक ज्यादा तो नहीं काउंट हो गया, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन दूर कर दूं अब? कर दूं? कॉम्बिनेशन लगाना आता है सबको? या तो आप चलो हेड्स के हिसाब से, या चलो आप टेल्स के हिसाब से, पहले डिसाइड करो। लेट अस सपोज करो मैं हेड्स के हिसाब से चलूंगा। डिसाइड मैंने कर लिया, कर लिया, कर लिया। टोटल कितने टॉसेस हैं? 4। कितने हेड हैं? 4C4 की वैल्यू 1। टोटल कितने टॉसेस हैं? कितने हेड चाहिए? 4C3 की वैल्यू 4 होती है। 4 केसेस बने। टोटल कितने टॉसेस हैं? कितने हेड चाहिए? 4C2 की वैल्यू 6 होती है। सॉल्व करो, ये 6 केसेस है। ओके, टोटल कितने टॉसेस हैं? 4। हेड्स कितने हैं? एक। 4C1 की वैल्यू 4 होती है, अब यानी अगली कैटेगरी के वापस 4 केस बनेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल टॉसेस कितने हैं? 4। एक भी हेड नहीं चाहिए, 4C0 की वैल्यू 1 होती है। तो आखिरी वाला एक ही केस बनेगा, T T T T। तो ये है कैटेगरी के अंदर घुस के नंबर ऑफ केसेस काउंट करने का तरीका, जो इस एक्सरसाइज के एंड में या मिसलेनियस में डिस्कस होने वाला था, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्यों? सैंपल स्पेस तो बनाना है ना सर, वही गलत बनेगा तो फिर कैसे समझ आएगा? मतलब वो ये चाहता है कि इस पड़ाव पे आप सैंपल स्पेस सोच सोच के बनाओ, पर हम नहीं सोच सोच के बनाएंगे, हम तो एडवांस तरीके से बनाएंगे इस पड़ाव पे। समझ गए? ये तरीका एक्चुअली तब होता है जब सैंपल स्पेस 16 की जगह 1600 हो। तब आप सोच छोड़ ना सकते हो 1600 का, तो आपको ये तरीका यूज करना होता है, बट हमने तो 16 में भी कर लिया। हमको कौन रोक सकता है? समझ गए? या तो आप नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से चलना, या आप नंबर ऑफ टेल्स के हिसाब से चलना, सेम आंसर आएगा। ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट सोच सोच के अपने आप बता दोगे। कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी पहले, बिना कैटेगरी के नहीं हो पाएगा। चलिए एनीवेज,
तो आइए, अब हमने ये तो पता कर लिया इसके 6 केसेस है। इसके अब अगली कैटेगरी के कितने केसेस है? 4 ही केसेस है। और वैसे भी पहली आखिरी के नंबर ऑफ केसेस, दूसरी और सेकंड लास्ट के नंबर ऑफ केसेस, तीसरी थर्ड लास्ट के नंबर ऑफ केसेस बराबर होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा है बाइनोमियल नंबर्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सीखा है, 1 4 6 4 1। इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कोएफिशिएंट्स मिलते हैं। फिर अगला, इससे अगर बढ़ा दूं मैं एक नंबर, तो फिर 1 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 1। तो ये नंबर्स का सीक्वेंस तो याद कर लो। कॉइन जब भी टॉस करेंगे तो या तो कैटेगरी में 1 4 6 4 1 होगा, या कैटेगरी में 1 5 10 10 5 1 होगा। और एक बार और को, जैसे 5 बारी उछालने में ये केसेस होंगे, 6 बारी उछालने में क्या होंगे? 64 केसेस होंगे। वो कैसे डिवाइड होंगे? 1 + 6 + 15 + 20 + 6 + 5 + 1। समझ गए? क्लियर है? तो ये याद कर लो, जितना अच्छी जल्दी याद कर लोगे उतना हमारा स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को करने की। चलिए, तो कुल मिला के ये 6 केसेस हमारे हो गए। कि क्वेश्चन तो अभी बाकी है, अभी तो केवल सैंपल एक्सपेरिमेंट, केवल रैंडम सैंपल स्पेस बनाना सीख रहे हैं। तो 1 हेड एंड 3 टेल के हमने डिसाइड तो कर लिया, क्योंकि हमको पता होता है 4 केसेस होने हैं, फिर तो हम बना देते हैं। अभी जैसे आपको पता होता है 6 केसेस हैं, तो आप 3 पे नहीं रुकते ना, अब दिमाग लगाते। लेकिन पता ही नहीं है, तो लगता है शायद हो गए। समझ गए? तो पहले पता होना चाहिए कितने केसेस हैं। तो 1 हेड एंड 3 टेल के इन्हीं केसेस के उल्टे कर दो। ये वाले जो केसेस रखे हुए हैं, HHHT की जगह TTTH, फिर H को खिसका दो, TTHT, फिर हेड को और खिसका दो, THTT, फिर हेड को कोने में कर दो, HTTT। डन। और फिर 4 टाइम्स H का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स T, लास्ट कैटेगरी। डन। आप एग्जाम में जब ये क्वेश्चन करो तो ऐसे कैटेगरी मत बनाना, वो आपके माइंड के अंदर बनी होनी चाहिए। अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए ये मार्किंग कर दी हमने, पर ऐसी मार्किंग सैंपल स्पेस में नहीं करी जाती। आप रफली कर लो, एक अलग बात है। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। अब मैं जब मार्किंग करी दी है तो और ज्यादा भी कर देता हूँ। ये तो है 4 हेड एंड 0 टेल, ये है 1 हेड, नहीं 3 हेड एंड 1 टेल। ये क्या है? 2 हेड 2 टेल। ये क्या है? 1 हेड एंड 3 टेल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 0 हेड एंड 4 टेल। ठीक है, चलो अब गेम क्या है? हमने गेम क्या बनाया था कि हेड आने पे 1 रुपया मिलता है और टेल आने पे 1.5 रुपया जाता है। तो एक एक कैटेगरी के, अब सपोज करो हर एक सैंपल पॉइंट पे आपको अलग अलग अमाउंट मिलेगा। लाइक इस पे 4 हेड हैं, तो हर एक हेड पे आपको 1 रुपया मिलता है, तो 4 हेड पे 4 रुपये मिलेंगे। तो अगर HHHH होता है तो आप 4 रुपये जीतोगे। HHHT होता है तो क्या होगा? आपको 3 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन एक टेल के 1.5 रुपया लॉस भी होता है। तो 3 में से 1.5 गया तो 1.5 रुपया मिलेगा। अब मुझे बताओ, इसमें 1.5 रुपया मिलेगा तो इसमें 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 तीनों में 1.5 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स तो फिक्स है ना, 3 हेड्स एंड 1 टेल। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से अमाउंट डिफर करेगा, हर एक सैंपल पॉइंट के हिसाब से अमाउंट डिफर नहीं करेगा, हर एक कैटेगरी के हिसाब से अमाउंट डिफर करेगा। समझे क्या? नहीं समझे? सौम्या, समझ गए? हर एक कैटेगरी, इस कैटेगरी पे अलग अमाउंट मिलेगा, इस कैटेगरी पे अलग अमाउंट, इस पे। तो 16 के हिसाब से नंबर ऑफ अमाउंट नहीं सोचना है, 5 कैटेगरी के हिसाब से अमाउंट सोचना है। ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको ये सोचना है कि अमाउंट हम क्या क्या जीत सकते हैं, क्या क्या हार सकते हैं, ये सारी चीजें सोचनी है। नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूं। नाउ पहली कैटेगरी उठा रहे हैं, व्हेन 3 हेड्स, नहीं 4 हेड्स, व्हेन 4 हेड्स कम अप, टर्न अप, जो लैंग्वेज उसने लिखी हुई है, टर्न अप। व्हेन 4 हेड्स टर्न अप, जब 4 हेड मिलते हैं, आ जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि 4 हेड्स एंड 0 टेल वाला कैटेगरी ले लिया। तो देन अमाउंट अमाउंट वॉन और लॉस्ट, क्योंकि हार भी तो सकते हो आप, है ना? कितना अमाउंट आपने जीता या हारा, बराबर। तो 4 हेड का 1 रुपया मिला, गया कितना? 1.5 × 0। टेल तो 0 है ना, तेरे कुछ भी नहीं गया। तो कुल मिला के ₹4 आप जीत सकते हो इस कैटेगरी में। ठीक है, अगली कैटेगरी। अगेन तो 5 कैटेगरीज में से काम करना पड़ेगा। व्हेन 3 हेड्स के साथ और क्या है? एंड 1 टेल टर्न अप। ओके,
तो इस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन हो गया कि 3 हेड्स एंड 1 टेल। डन। इसमें अमाउंट वॉन और लॉस निकालेंगे। देन अमाउंट वॉन और, क्योंकि क्वेश्चन है आप कितने कितने रुपए जीत सकते हो या हार सकते हो, सारा डिस्क्रिप्शन दो। तो इस कैटेगरी में इतना जीत सकते हैं, अब अगली कैटेगरी में कितना जीतेंगे चेक करते हैं। तो 1 रुपया मिलता है, लेकिन 3 ही हेड है ना इस कैटेगरी में, तो 3 ही रुपए मिलेंगे, है ना। और जाएंगे कितने, 1.5 इंटू एक टेल का 1 रुपया एक 1.5 रुपया जाएगा भी सही। सो कैलकुलेट करो, 3 में से 1.5 गया, तो इस कैटेगरी का कोई भी आउटकम होगा उसमें आप 1.5 रुपया जीतोगे, 1.5 रुपया जीतोगे, 1.50 कर दो। ठीक है। अगेन थर्ड कैटेगरी, when third category is 2 heads and 2 tails turn up। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन हो गया 2 heads and 2 tails, then amount won or loss, then amount won और lost। अब यहां से नुकसान होना शुरू हो जाएगा शायद, देखते हैं। तो 2 रुपए तो मिले नहीं, 1 रुपया तो मिला 2 टॉसेस का, 2 हेड्स का, और 1.5 रुपया गया 2 टेल्स का, लॉस है। 2 - 3, 2 - 3 यानी कि रुपीज -1, -1 मतलब 1 रुपया हार गया। ठीक है, चलो। अब इस कैटेगरी के नीचे की कैटेगरी में सब में ही लॉस होगा, क्योंकि टेल्स की संख्या बढ़ रही है, हेड्स की घट रही है। अगेन व्हेन 1 हेड, लेकिन हमको तो पता लगाना है ना भी क्या क्या हो सकता है। 3 टेल्स टर्न अप। ठीक है, दैट मीन्स 1 हेड एंड 3 टेल वाला केस। देन अमाउंट वन और लॉस, देन अमाउंट वन और लॉस्ट। ठीक है, सो क्या हुआ इसमें, एक हेड यानी कि 1 रुपया ही मिला, गया कितना 1.5 × 3, सो इट्स लाइक रुपीज 1 - 1.5 × 3 इज 4.5, 1 - 4.5 इज -3.5, 3.5 रुपए लॉस में। लास्ट कैटेगरी पे आ गए हम। अगेन व्हेन 0 हेड यानी चारों के चारों टेल्स है ना, व्हेन 4 टेल्स टर्न अप, 4 टेल्स टर्न अप वाला केस ले लेंगे, दैट मीन्स 0 हेड एंड 4 टेल्स, राइट। इसमें देखें क्या होता है, देन अमाउंट वन और लॉस, देन अमाउंट वन और लॉस्ट। सो आ जाओ, 0 हेड यानी कि एक भी हेड नहीं है, 0, 1 × 0, 1 रुपया मिलता था लेकिन एक भी हेड नहीं है, -1.5 जाता था, 4 टेल्स का जाएगा, ये सारा का सारा जाएगा, तो 1.5 × 4 क्या होता है, रुपीज 6, रुपीज -6। ठीक है, तो सवाल ये था कि हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। तो 4 टॉसेस के बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी क्या क्या हो सकता है, आप सोचो, इसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता है। या तो आप 4 रुपए जीत में रहे होंगे, या आप 1.5 रुपया जीत में रहे होंगे, या 1 रुपया नुकसान में रहे होंगे, 3.5 रुपया नुकसान में रहे होंगे, या 6 रुपए नुकसान में रहे होंगे। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया, फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, so different amounts of money we can have after 4 tosses is अब चारों पांचों लिख दो। पहला केस का आंसर क्या था, रुपीज 4 वॉन, दूसरा केस रुपीज 1 वॉन, तीसरा रुपीज -1 लॉस नहीं लिखेंगे, रुपीज 1 लॉस लिखेंगे, -1 लॉस तो है नहीं कि 1 वॉन है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस की जगह तो लॉस लिख रहे हो ना, -1 लॉस नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बोलो, रुपीज रुपीज 1 लॉस्ट, रुपीज 3.5 लॉस्ट, रुपीज 3.5 लॉस्ट, एंड एक चीज और हो सकती है, रुपीज 6 लॉस्ट। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हो रहा है इसमें। अब इन सारे घटनाओं, ये घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ इस गेम में, तो इन सारी घटनाओं की अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। 4 रुपए जीतने की क्या संभावना है, 1 रुपया जीतने की क्या संभावना है, 1 रुपया। ये तो एक्चुअली सैंपल स्पेस बनाया, कैटेगराइज सैंपल स्पेस बनाया।
है ना, सैंपल स्पेस को मनी में कन्वर्ट किया। अब ये काम हो सकता है, जो जो काम हो सकता है उसका सेट बना लेते हैं, तो सैंपल स्पेस ही तो होता है। तो अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, हमने इस सैंपल स्पेस को इस कैटेगरी में कन्वर्ट किया और इस कैटेगरी से अमाउंट वाली कैटेगरी में कन्वर्ट किया, तो चल तो सैंपल स्पेस ही रहा है, तो सैंपल स्पेस ही बनाया। प्रोबेबिलिटी तो अब निकालेंगे भाई, इस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी इसकी यानी कि हर एक अमाउंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे किसी ने कहा कि 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर 4 हेड और 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और 4 हेड और 0 टेल का एक ही केस है, तो 1/16। समझ गए? ठीक है। किसी ने कहा 1.5 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 3 हेड एंड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और 3 हेड एंड 1 टेल के कितने केसेस थे? 4/16, 4/16। और इन सारी कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी अलग 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 निकाल के जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ गए? ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खत्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या था? फाइंड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीस अमाउंट्स, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच ऑफ दीस अमाउंट निकालते हैं नाउ। प्रोबेबिलिटी, पहला केस क्या था? पहला केस ₹4 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹4 बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स एंड 0 टेल्स। और उसके कितने केसेस थे? उसके कितने केसेस थे? एक केस, है ना, आउट ऑफ 16। डन। तो आप इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो, एक 4 में से 4 हेड चाहिए, तो 4C4 तो नम फेवरेबल केसेस, 4C4 तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 की पावर 4 रहेगा सब में। ठीक है, तो 4C4 1 होता है, 1/16। आ जाओ सेकंड कैटेगरी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कैटेगरी क्या थी? 4 वॉन के बाद अगली कैटेगरी क्या थी? 1 वॉन। ₹1 की संभावना, दैट मीन्स गेटिंग 1 हेड एंड 3 हेड एंड, अच्छा 1 से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 इधर लिख दिया हमने। 3 हेड एंड 1 टेल, तो 3 हेड, 4 में से 3 हेड चाहिए, तो 4C3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, यानी कि 4/16, दैट मीन्स 1/4 आंसर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज, तीसरी कैटेगरी क्या थी? 1 लॉस्ट। पहले तो कैटेगरी बताओ। 1 लॉस्ट, 1 लॉस्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 टेल, सो 2 हेड्स एंड 2 टेल्स यानी कि 4C2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, यानी कि 4C2 कितना होता है? 6/16, कम्स आउट टू बी 3/8। ठीक है। सेकेंड लास्ट कैटेगरी आ जाओ। सेकेंड लास्ट कैटेगरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या थी सेकेंड लास्ट कैटेगरी? 3.5 लॉस्ट, 3.5 लॉस्ट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 हेड एंड 3 टेल्स, दैट इज 1 हेड चाहिए आपको, तो 4C1। किसी ने कहा सर आप हम टेल के हिसाब से सोचते हैं ना, तो हम तो 4C3 लिखते हैं। सोच ले, दोनों की वैल्यू बराबर ही है, तो या तो हेड्स के हिसाब से सोच लो या टेल्स के हिसाब से सोच लो, आंसर तो सेम ही आएगा। समझे ना? इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। 4C1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, तो 4/16, 1/4, लास्ट कैटेगरी। प्रोबेबिलिटी, आखिरी में तो फुल नुकसान है, ₹6 लॉस्ट है, सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 0 हेड्स एंड ऑल द 4 टेल्स, सो एक भी हेड नहीं मिला तो 4C0 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, दैट मीन्स 1/16। आप ये काम कर भी सकते हो, नहीं तो आप सैंपल स्पेस तो आपने ड्रॉ किया ही है, उसके हिसाब से आउटकम्स भी देख सकते हो कि इसका एक आउटकम है, इसके 4 आउटकम्स है आउट ऑफ 16, इसके 6 आउटकम्स आउट ऑफ 16, इसके 4 हैं इसके। सो एनी वे यू कैन कंप्लीट योर सोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस आना थोड़ा सा शुरू हो जाएंगे, जिसमें अपने को कैटेगरीज बनानी होगी। ओके, इतनी जल्दी? एग्जाम ही खत्म हो गया तो स्कूल की मैंने, खत्म हो गया ना एग्जाम। ओके, जाओ। हाँ जी, अब जैसे 4 कॉइन्स टॉस कर रहे थे, अब 3 ही करेंगे। तो 3 ही कॉइन्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे?
बोलो। 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस ड्रॉ कर दूं। अच्छा, इसकी कैटेगरी बनाओ रफली। 3 पॉइंट्स क्रॉस करने की कैटेगरी बनाओ, फिर नीचे क्वेश्चन पढ़ो मैडम। कैटेगरीज के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि अब करीब करीब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सैंपल स्पेस बनाने के लिए कैटेगरीज बनाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैंपल स्पेस बनाने के बाद कैटेगरीज भी बनानी पड़ेगी, तो जब बनानी है तो पहले बना ले, उससे सैंपल स्पेस भी बेटर बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ कैटेगरीज। 3 हैट्स एंड 0 टेल, 4 कैटेगरी होगी। सेकंड, 2 हैट्स एंड 1 टेल। अगली, 1 हैट एंड 2 टेल। अगली, 0 हैट एंड 3 टेल। ऑल्दो आप पता लगा सकते हो कि हर एक कैटेगरी के कितने आउटकम्स हैं, बट अभी जो नया नया तरीका सीखा है उस तरीके से पता लगाना हो तो इसके कितने होंगे, 3C3। इसके कितने होंगे, 3C2, 3C1 एंड 3C0। ठीक है, 3C3 1 होता है, 3C0 भी 1 होता है, 3C2 और 3C1 दोनों 3 3 होते हैं। तो 1+3+3+1 हो गए 8 आउटकम्स। चलो लेट्स ड्रॉ द सैंपल स्पेस। तो अब आपके इसमें ये बाकी के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स आप लिख देना। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स वंस। ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस विल बी दिस एंड सैंपल स्पेस वुड बी लाइक दिस। पहली कैटेगरी का 3 हैट्स एंड 0 टेल्स का बताओ, HHH। फिर 2 हैट्स एंड 1 टेल के बताओ 3 केसेस। TH, TH। अगले के भी 3 केसेस बताओ। 1 हैट एंड 2 टेल्स, TTH, THT, HTT। फाइनली 0 हैट एंड 3 टेल के बताओ, TTT। ठीक है ना, दिस इज द कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फाइन, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हैट्स। आपको 3 हैट्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हैट्स। तो अब करेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा पहले मैं। जो आपको चाहिए उसको एक इवेंट मान लेंगे। जो आपको चाहिए वो उसको एक इवेंट मान लेंगे। जो आप इवेंट मान रहे हो वो या तो डायरेक्टली से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये तो डायरेक्टली से कनेक्ट हो गया। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे, इनके कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होंगे। यानी कि आपने जो इवेंट माना उसमें हो सकता है ये 2 कैटेगरी हो, आपने जो इवेंट माना उसमें हो सकता है ये 3 कैटेगरी हो। और किसी किसी इवेंट में डायरेक्टली एक एक सिंगल सिंगल कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे पहले में तो डायरेक्टली मिल गई। समझ गए। ठीक है, तो हमको इवेंट मानना पड़ेगा। 3 हैट्स को अपन इवेंट ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। लेट द इवेंट ए बी दैट 3 हैट्स टर्न अप। 3 हैट्स टर्न अप। ओके, फिर आगे बताओ। 3 हैट्स टर्न अप की कैटेगरी बना ली अपन ने, तो इसके नंबर ऑफ आउटकम सोचेंगे अपन, है ना। सो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए विल बी, कितने होंगे कैसे पता लगाएंगे। 3 हैट्स चाहिए आपको, तो या तो सैंपल स्पेस से देख लो 3 हैट्स का एक ही केस है, या तो सैंपल स्पेस से देख लो, नहीं तो कैटेगरी के हिसाब से चलो। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 3 हैट्स एंड 0 टेल्स, और 3 हैट्स एंड 0 टेल्स के हम आउटकम्स कैसे निकालेंगे, 3C3 दैट मीन्स 1। आपको वैसे इतना सारा क्यों करें, बेटा मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 बार उछालने की जगह 30 बार जब उछालना पड़ेगा तब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। तो सिस्टम दो 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 क्यों याद रखने कि छोटे के लिए ऐसे बड़े के लिए ऐसे, सिस्टम तो एक ही याद रखना तो फायदा ही रहेगा। ठीक है, चलिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। आउटकम्स ऑफ ए के अभी अभी मैंने निकाला 1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में 8 ऊपर लिखा है 1/8। समझ में आया। ठीक है, अब ये स्टेप्स वगैरह सब आप लिख दोगे। सेकंड क्वेश्चन से डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दूं मैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन इज 2 हैट्स। तो 2 हैट्स भी सीधे सीधे कैटेगरी से कनेक्ट हो रहा है। 2 हैट्स की प्रोबेबिलिटी लेट्स से इसको बी मान लूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, नहीं उस तरीके से बताओ। 2 हैट्स का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैट्स एंड 1 टेल। ठीक है ना। ये कैसे निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ बी कितने निकल जाएंगे, 3C2 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, यानी कि 3/8। डन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। एटलीस्ट 2 हैट्स, अब कैटेगरीज का सम अप होना शुरू होगा। एटलीस्ट 2 हैट्स, कम से कम 2 हैट चाहिए। तो कम से कम 2 हैट चाहिए, तो 2 3 हैट भी चलेंगे और 2 हैट भी चलेंगे।
यानी कि 2 हेड और 3 हेड की कैटेगरी, 2 हेड और 3 हेड की कैटेगरी का सम अप हो जाएगा, यानी कि 3C3 प्लस 3C2 हो जाएगा। समझे? क्लियर? तो ऐसे कैटेगरी सम अप, तो आपको पहले तो इवेंट मानना पड़ेगा, लेट द इवेंट सी बी दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अकर, फिर नंबर ऑफ आउटकम्स जब आप इवेंट सी के निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3C3 प्लस 3C2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3C3 ऊपर 3C2 और नीचे तो वही टोटल आउटकम्स 2 का क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 3C3 कितना था 1, 3C2 क्या था 3 बाई 8 यानी 4/8 दैट इज 1/2। एक जना बुक निकालो और आंसर भी मैच करो, निकालो। एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए बोले तो कौन कौन से केसेस, कौन कौन सी कैटेगरीज काउंट हो जाएंगी इसमें? हम्म। हम्म। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, यानी कि 2 हेड भी चलेंगे, 1 हेड भी चलेगा, तो क्या नहीं चलेगा? तो ऐसे केस में अपन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम 3 को क्यों जोड़ें? अगर जो हमको चाहिए वो ज्यादा है और हमको जो चाहिए नहीं चाहिए वो कम है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस भी कर सकते हैं। समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए? तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब ऐसे ये है कि आपको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके नंबर ऑफ केसेस, इसका मतलब ये है कि आपको ये चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स, का मतलब है आपको चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। चेक करो ये सही लिखा क्या मैंने? बोलो ये सही लिखा क्या मैंने? हम्म? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए आपको। आप ऐसे सोचो कि नंबर ऑफ हेड्स की संख्या क्या क्या हो सकती है। जब आप 3 बार उछाल रहे हो तो मैक्सिमम 3 हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, और 1 और 2 भी हो सकती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, तो आपको ये 3 कैटेगरी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, यही तो नहीं चाहिए, तो 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी घटाओ ना। ठीक है? क्लियर है? और आप चाहो जोड़ के करना तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, अब भी अभी निकाला है, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि ये नहीं है? और हमने क्या निकाला था, 1 - 1/8 दैट कम्स आउट टू बी 7/8। तो ऐसे करने से जो ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं उनका आंसर को भी हम यूज कर पाते हैं जब ऐसे उल्टा करके सोचते हैं तो। ठीक है ना? चले नेक्स्ट। नो हेड, कोई भी हेड नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कि नो हेड मतलब सारे के सारे टेल्स, 0 हेड्स एंड 3 टेल्स लास्ट केस। ये कैसे निकलेंगे हम, 0 हेड चाहिए आपको, तो 3C0 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब यानी कि 1/8। करो मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 टेल्स, अब नो हेड और 3 टेल्स तो एक ही बात है, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स कह दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड के बराबर है या नहीं है? तो आप अभी अभी आपने नो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, जैसे आपने A B C D E इवेंट मान लिया होगा उसको, अभी अभी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाली है, ये जो भी आपने लेटर मार्क किया है वही आंसर लिख देना 1/8। ठीक है? जो आपने पहले निकाली उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली टू टेल्स थोड़ा निकाला अभी तक, एग्जैक्टली टू टेल्स का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 2 टेल्स। अब या तो आप 1 हेड के हिसाब से सोच लो तो 3C1, और या तो आप 2 टेल्स के हिसाब से सोच लो तो 3C2। दोनों का आंसर 3 होता है, डिवाइड बाय 2 का क्यूब यानी कि 3/8। चलो नेक्स्ट। नो टेल, अब नो टेल का मतलब 3 हेड्स, तो 3 हेड्स की निकाल तो रखिए आपने प्रोबेबिलिटी। नो टेल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स, 3 हेड्स, और 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मार्क किया हुआ है और आपने निकाल रखी है 1/8। So again you can use the same answer. Next. और at most 2 tails, ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल चाहिए। तो अभी अपन ने एटमोस्ट वाला केस किया था, इसका मतलब 3 टेल नहीं चाहिए आपको, इसका मतलब आपको 3 टेल नहीं चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स, और 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने निकाली होगी, ABCDEF से मार्क किया होगा इसको आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपने 1/8 निकाली होगी, यानी कि 7/8। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? बोलो। हो जाएगा, लेंदी है बट करना तो है ही। चलो नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन से सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए? बोलो।
9/11। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का तो। ठीक है, अगर किसी इवेंट के होने की संभावना 2/11 है तो नहीं होने की संभावना क्या है? 1 - 2/11। ठीक है, सो here it is given that probability of event A is equals to probability of event A is equal to 2/11। ये तो गिवन है, बोलो गिवन है। ओके, अब वैसे तो नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी? 1 - 2/11। लेकिन जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा 3 4 लाइनें तो लिखनी होती है ना, लिखनी होती है प्रेजेंटेशन पार्ट। सो मैं क्या लिखूंगा? वी नो दैट कि किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की संभावना का समान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। दैट इज ए की तो हमको गिवन है 2/11, तो ए नॉट की निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे। सो इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 - 2/11, माइनस करके लिख देंगे 9/11। हेंस उसकी बुकिश लैंग्वेज लिख देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 9/11 हो जाएगा। चले नेक्स्ट। ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असासिनेशन। असासिनेशन वर्ड से एक लेटर रैंडमली चूज कर लिया गया। क्या संभावना है कि वो एक वोवल है या एक कॉन्सोनेंट है? तो इस असासिनेशन में चेक कर लो कितने वोवल्स हैं और चेक कर लो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, बोलो असासिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है वैसे? एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब निकाल देना, मार देना। ओके, बोलो साक्षी। तो जो चीज हमने कभी करी नहीं उसका मीनिंग हमको नहीं पता होना चाहिए, ऐसा किसने? हम तो कभी अमेरिका भी नहीं गए, फिर हमारे साथ अमेरिका भी नहीं है। हाँ, किसने कहा अमेरिका की राजधानी बताओ? हम तो गए नहीं, हम क्यों बताएं? तो ऐसे तो ना होगा, फिर इंटरव्यू कहेगा हम भी तुमको क्यों सेलेक्ट करें, चलो बाहर बैठो, कर बैठो। हाँ जी, असासिनेशन वर्ड का मीनिंग नहीं पता। सो आपने ये तो सही कहा कि जान से मार देना, पर जान से मार देना तो मर्डर भी होता है। सो बेसिकली डिफरेंस याद रखो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड असासिनेशन, तो याद रह जाएगा असासिनेशन का असली मीनिंग। मर्डर मतलब किसी को भी मार देना, असासिनेशन मतलब राजा को मारना, राज हत्या। एक होती है हत्या, एक होती है राज हत्या। ऐसे व्यक्ति को मारना जो गद्दी पे बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 2 बार ऐसे केसेस तो अभी ताजा ताजा ही हुए हैं, ताजा ताजा मतलब 20 30 साल के रेंज में। इंदिरा गांधी को जब हत्या हुई थी तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका मर्डर नहीं हुआ था, उनका असासिनेशन हुआ था। देन संजय गांधी, उन्हीं के बेटे, 1991, उनका भी असासिनेशन हुआ था। तो राज हत्या, राजा की हत्या, समझ गए? जो गद्दी पे बैठा है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट पे मतलब राजा बन के बैठा है, उसकी हत्या को हम मर्डर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? असासिनेशन। चलिए चलते हैं हम आगे। सो असासिनेशन में कितने वोवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कॉन्सोनेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 6 13, इसमें आउटकम्स हो गए, ठीक है ना? डन। क्या लिखूंगा? हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ चूसिंग a letter from the word assassination. Here a letter, a random experiment is given of choosing a letter from the word assassination। ठीक है, डन। अब हमारी एनालिसिस से, ठीक है, हमारे एनालिसिस से हम पता करेंगे कि इसमें वोवल्स कितने हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स का है। वोवल्स कॉन्सोनेंट तो समझते हो, वोवल मतलब, नहीं मतलब क्या है वो तो है, ए आई तो वोवल्स हैं, बट वोवल्स का मतलब क्या है? हाँ तो इंग्लिश में भी सॉरी होगा। वोवल्स मतलब स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इंग्लिश के 26 जो लेटर्स है उसमें से 5 वोवल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो नाउ नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड, नंबर ऑफ वोवल्स इन द गिवन वर्ड। तो ए आई, आई ओ 7 है क्या? 1 2 3 4 5 6 है ना? ठीक है,
ठीक है, अब वो बताना जरूरी नहीं है कि वो कौन कौन से। एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन वर्ड। बचे हुए फिर भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर्स भी लगे हाथ, निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड, 7 और 6 यानी कितने? इन लोग लेटर्स को अल्फाबेट्स बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर। ABCDEFG ये अल्फाबेट होते हैं या लेटर्स होते हैं? ये अल्फाबेट्स होते हैं। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लिखूं फिर मैं, बोलो। सर हम्म। वरना वर्ड में लेटर्स होते हैं और वो नॉर्मली अल्फाबेट। मतलब जब मैं A to Z लिखूंगा तो वो अल्फाबेट है, और उसमें से चुन चुन के मैं वर्ड बना लूंगा तो वहां पे वो उसका नाम बदल के अल्फाबेट से लेटर रख दिया जाएगा। हम्म। जैसे कि जैसे कि कोई वीक लेटर, कोई लेटर जैसे कि सारे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स हैं कि लेटर? अब मैं सवाल कैसे करूंगा? मैं सवाल ये करूंगा कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, या मैं ऐसे करूंगा हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर। आप आंसर 26 जो दोगे उसका सवाल क्या होना चाहिए? अल्फाबेट्स। सवाल तो अल्फाबेट से हो सकता है लेकिन उसका आंसर फिर 26 नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है और हर एक भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है। क्योंकि नहीं, आपने सही पढ़ा, आपको ये नहीं बताया गया कि अल्फाबेट का मीनिंग क्या है। अल्फाबेट का मीनिंग वर्ण नहीं होता, वर्णमाला होती है। अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है? वर्णमाला। तो ABCD ये लेटर्स हैं, और A to Z जो वर्णमाला बनी हुई है उस पूरी वर्णमाला को कहते हैं अल्फाबेट। तो किसी ने कहा इंग्लिश अल्फाबेट बताओ तो आपको A to Z बताना है। किसी ने कहा उसके लेटर्स बताओ तो फिर आपके पास 26 लेटर्स हैं, उन लेटर्स की बात हो रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका आंसर होगा वन, वन अल्फाबेट। वर्णमाला तो एक ही है, उसके अलावा कोई अलग से कोई वर्णमाला थोड़ी ना है। और कोई पूछे हाउ मेनी लेटर्स, तो फिर सवाल ही होगा हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा सवाल क्या होगा? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश अल्फाबेट तो एक ही है, उसके कितने लेटर्स हैं? 26। उस वर्णमाला में कितने वर्ण है? 26। डन। सो ये बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये हमको आना चाहिए। एज एन क्लास 11th स्टूडेंट, एज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टूडेंट, ये हमको आना चाहिए। ये अच्छे अच्छे इंटरव्यू एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंटरव्यू ने पूछ लिया इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है, और हमने वो, हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि क्या सवाल पूछ रहा है। ऐसे सवाल ही डाउट करना कि जब भी इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे, पूछ लेना, समझ जाना कि कुछ ना कुछ लोचा है। इतने बड़े इंटरव्यू में ऐसा सवाल कैसे आ सकता है? ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल। तो पहला, इसका फर्स्ट पार्ट को मैं इवेंट ए मान लूं। let the event A be, the event A be that, एक लेटर चूज किया जाता है ना, द, अब यहीं से देख लेते वो भी तो लेटर लिख रहा है। अगर ये ABCD ये अल्फाबेट होते तो यहाँ से वो अल्फाबेट नहीं लिखता क्या इसको? दैट द चोसन लेटर इज अ वोवल, इज अ वोवल। ठीक है, सो नंबर ऑफ वोवल्स हमारे पास कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स से नहीं निकाल लो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा हमारा, कितने थे? नंबर ऑफ वोवल्स कितने थे? 6। ठीक है ना, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो एक तरीके से ये है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ये है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सी हो जाएगा 6/13। सेकेंड क्वेश्चन का सिमिलरली आंसर आप लेटर के वोवल की जगह क्या लिख दोगे? कॉन्सोनेंट। तो वो बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/13 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात है जो 11th। तो काफी इजी इजी से 10th लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज करके लिख रहे हो चीजों को। आउटकम्स का जो फेवरेबल, अब पहले आप फॉर्मूला ऐसे लिखते थे। कैसे लिखते थे पहले? आप फॉर्मूला बड़ा सारा लिखते थे, कैसे? आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए, फेवरेबल। अभी आप क्या लिख रहे हो? एन ऑफ ए, एन ऑफ एस। क्वेश्चन नंबर
11th देखो, इन लॉटरी, एक लॉटरी के अंदर एक पर्सन जो है छः, ये क्वेश्चन अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सोच के बताना है ना, आराम से सोच के बताना, क्योंकि देखो सोचना अल्टीमेटली आपको पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तो आपको बता दूंगा, बट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में 12th बोर्ड में अक्सर नया मिलेगा। क्या मिलेगा? नया। तो उस टाइम क्या गेम उसने खेला है वो आपको ही सोचना पड़ेगा। इन लॉटरी, एक लॉटरी लगी, ये चल रही है, एक पर्सन को करना क्या है इस लॉटरी में, रूल्स क्या है कि 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम चूज करने हैं, 1 to 20, 1 से लेके 20 में कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 20, 20 में से चूज कितने करने हैं? क्लियर? If these six numbers match with the six numbers already fixed by the lottery committee, लॉटरी कमिटी ने उन 20 में से 6 नंबर्स फिक्स कर रखे हैं कि अगर ये 6 नंबर आपके चूज किए हुए 6 नंबर से मैच हो जाएंगे तब तो आप प्राइस जीत जाओगे, लॉटरी प्राइस, नहीं तो हार जाओगे। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैंने जीतने वाला कोड बना रखा है 1 से लेके 20 का, मैंने एक चूज कर रखा है 3, एक मैंने चूज कर रखा है 7, एक मैंने चूज कर रखा है 10, एक 15, 17 एंड 20। अब आपको कहूंगा ये तो मैंने सेट कर रखा है कि जिसने ये नंबर निकाल दिया उसको तो प्राइस मिल जाएगा, जिसने नहीं निकाला उसको प्राइस नहीं मिलेगा। अब आपने अगर सेम टू सेम ये नंबर्स निकाल दिए तब तो आप जीत गए, और ये नंबर्स नहीं निकाले, मान लो 5 तो ये निकाल दिए लेकिन 20 की जगह आपने 19 निकाला, तो एक भी अगर मिसमैच है तो आप प्राइज नहीं जीतोगे। गेम समझ आया? अच्छा, अब वो खुद कह रहा है चूज करना है, वो खुद कह रहा है चूज करना है, तो चूज के केस में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपको तो ये नंबर्स चाहिए, ये नंबर चाहिए। अब आप पहले 20 निकाल के, फिर 10 निकाल के, फिर 3 निकाल के, फिर 17 निकाल के, फिर 7 निकाल के, फिर 15 निकालो चाहे से, तो भी आपको प्राइस मिलेगा। चूज करना है बस, अरेंज नहीं करना है, ये कोई कोड नहीं जिसको 3, 7, 10 ऐसे अरेंज करना। समझ गए क्या? उसने यहाँ से भी क्लियर किया है, और दूसरी चीज उसने यहाँ पे हिंट भी दिया है कि ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर वो एग्जाम में नहीं देगा ऐसा हिंट, तो आपको खुद को ये चीज सोचनी। कुल मिला के 6 नंबर जो उन्होंने सेट किए हैं वो आप अगर सेलेक्ट कर लेते हो तब तो आप जीत जाओगे, किसी भी ऑर्डर में निकाल लो, जैसे मतलब ऐसे मान लो पत्ते हैं 6 पत्ते, वो के वही निकलने चाहिए जो उन्होंने सेट कर रखा है, कहीं लिख रखा है कि ये पत्ते आंसर है, मतलब प्राइज मनी देते हैं। ठीक है? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, तो ऐसे गेम में प्राइज जीतने की क्या संभावना होगी, कैसे करेंगे? इस गेम में प्राइज जीतने की क्या संभावना? 20C6, ओके, अपॉन पी। क्यों आया पी का रोल ही क्यों हुआ जब अरेंजमेंट मैटर ही नहीं कर रहा? पी तब लगाते हैं जब सीक्वेंस मैटर करे, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, उससे बात ही नहीं करनी है अपने को। 20 क्या बताया आपने? 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट करना, ये फेवरेबल केसेस है, तो ये एन ऑफ ए है, फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस भी बता दो। 20C21 होता है पता है? अब देखो सरल सा एक रियल लाइफ सिचुएशन है आपके सामने, बट सोचने में दिक्कत आती है ना, ऐसा नया क्वेश्चन बन के आता है ना, तो हम कितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ लें, कितनी भी, सरल सा एक
0.2 कैसे? सेट थ्योरी से। ओके, सेट थ्योरी कर देता हूं मैं, इधर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द वेन डायग्राम। इसमें जो कुछ भी होगा उसकी संभावना 1 होगी, वो ज्यादा नहीं होगी, समझे? अब इसकी संभावना, ए की संभावना और बी की संभावना। ओके, ए की संभावना कितनी है? 0 यानी कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर 0.5 है, और ए इंटरसेक्शन बी की संभावना, हाउ इज दिस पॉसिबल कि इस बाउंड्री के अंदर तो 0.5 है और इतने से पार्ट में 0.6 है? ए इंटरसेक्शन बी की संभावना ए से और बी से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी या बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। कैसे होगी? मान लो ए इवेंट है चाय पीने वाले लोग, बी इवेंट है कॉफी पीने वाले लोग। अब मैंने एक पर्सन चूज किया, क्या संभावना है कि वो चाय पीता है? आधी संभावना है। तो क्या संभावना है वो दोनों पीता है? 0.6 कैसे हो सकता है कि वो दोनों पीता है, जब चाय पीने वाले लोग ही आधे हैं? तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग या तो वही होंगे सारे के सारे, या उनसे कम होंगे, बढ़ कैसे सकते हैं? ठीक है, तो कंसिस्टेंटली डिफाइन करने के लिए आपको इसको चेक करना है, दिस शुड बी हर हाल में लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट उससे छोटा रहेगा या ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा रहेगा? बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा नहीं हो सकता ना, समझ गए? सो हम यहाँ क्या कहेंगे, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरस, पहले तो हम डेटा लिख देंगे, हेयर द गिवन probabilities are probability of A equal to this, probability of B equal to this, probability of intersection here, probability of A intersection B, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0.6 विच इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, किससे बड़ी है? बी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी से तो खैर छोटी है, लेकिन एक को भी फेल कर रही है तो भी गलत हो जाएगा, इससे बड़ी हो गई ना, विच इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हैंस हैंस the given probabilities are not consistently defined, the given probabilities are not consistently defined, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो अब इस केस में अगर आपने इसको 0.6 माना है और टोटल को 0.5 माना है, तो इतने पार्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस में चली गई, इतने पार्ट की, जिसको आप ए माइनस बी भी बोलते हो, इसको आप ए माइनस बी बोलते हो। तो ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 0.5 है, उसमें से ये पार्ट 0.6 है, 0.5 माइनस 0.6 या माइनस 0.1 हो गई, तो ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई, इसलिए कंसिस्टेंटली डिफाइन है। समझ गए? चलो, सेकंड में है या नहीं है? तो सेकंड में भी चेक तो वैसे ही करना पड़ेगा, बट हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ऊपर गिवन थी, इसमें गिवन नहीं है, तो आपको फॉर्मूला से निकालना है, वी नो दैट करके। याद है आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे? लिखवाया हुआ आपको सेट थ्योरी के हिसाब से नोट्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, वो पता करनी है, और उसी से पता चलेगा कंसिस्टेंटली वो डिफाइंड है यानी, वो पता हो जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थी, इस बार फॉर्मूला से निकालनी है। ठीक है, सो इसको ऐड करो, 0.8, ये क्या हो जाएगा 0.9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0.9 माइनस 0.8 विच इज 0.1। तो अब ये 0.1 इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, तो अब ये कंसिस्टेंटली डिफाइन है। ठीक है, तो उसको मैं कहूंगा हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.1 है, विच इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों से वो लेस देन और इक्वल टू का क्राइटेरिया पूरा करती है। हैंस द गिवन प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, हो जाएगा। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन तो चलते फिरते सॉल्व कर लो, फॉर्मूला जब बता ही दिया तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस होता है, चार में से तीन आइटम देके चौथा पूछ ले, उसका हक बनता है, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/5 बोलो, 8/15, 8/15, 8/15 माइनस 1/15, 7/15, चेक करो आंसर। ठीक है, इसमें से ये घटा दो पहले, तो 0.35 माइनस 0.25 ये घटाते हैं,
ये जोड़ते हैं, ये घटाते हैं, ये जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, ये घटाते हैं। ठीक है, इक्वेशन में सेट करो। तो इसमें से ये घटा दो 0.1। ठीक है, 0.1 को वहां भेज दो, तो 0.6 माइनस 0.1 0.5। चेक करो। इधर आओ, इन दोनों को जोड़ो, तो 0.85। 0.85 में से 0.7 घटाओ, तो 0.15। देखो तीनों का आंसर मैच हुआ क्या? इक्वेशंस में रखना है, चीजों को इधर उधर करना है, सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे 14th, फिर बाकी के कल देख लेंगे। कितने बचते हैं अभी और? टोटल कितने हैं? बहुत सारे हैं। 21। ठीक है, तो 14 तक तो करो आज। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5। पहले तो आप पता करो ए और बी। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। पता हो जाएगा। कैसे पता होगा? ए इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं। है। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, देन मींस उसका इंटरसेक्शन जीरो है, उनका इंटरसेक्शन 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो है। तो यूनियन में बस इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। आपको खास करके नोट्स में लिखवाया है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होता है। बोलो बताएं। वैसे तो ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था, बट क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है दोनों का सम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? सबसे पहले मैं लिखूंगा हेयर द गिवन प्रोबेबिलिटीज आर, इसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, और आपको क्या चाहिए? ए यूनियन बी। ठीक है। तो अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की निकालने जाऊंगा, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट करके, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी? जीरो। या फिर पूरा सीक्वेंस से चलो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन बी सेट हो जाएगा 5, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो। सेट को सेट से इक्वेट करना, नंबर को नंबर से, ये नंबर है वो सेट है। ठीक है। नाउ अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो इट इज 3/5 और 1/5, वो तो गिवन था, ये मैंने अभी अभी निकाल लिया, -0 यानी कि 4/5। मैच करो, आंसर आ गया था क्या? डन। तो 14 तक कर लिए, बाकी क्वेश्चंस अब इसी रेंज के हैं, एक दो क्वेश्चंस तो। और देखो 15th, 16th, 17th, ये तीन क्वेश्चंस तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस के जो अभी हमने किए, ये तो आते ही कल जल्दी जल्दी कर देंगे। और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स से तो हम बच सकते ही नहीं है मैथ्स में, तो यही सारी चीजों को फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में भी करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।